बेटा अपना टॉपिक कवर हो गया है, नवा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगेन बोलता हूँ, HRM यूनिट 2 आवर, इनकम टैक्स यूनिट 1 आवर, कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 1 आवर, POM आधा चैप्टर आवर हो गया, आधा सिलेबस आवर हो गया यूनिट 1 का। अब POM ही कंटिन्यू करेंगे 2-4 दिन, इसका भी यूनिट 1 आवर कर दूंगा। उसके बाद आगे अपना डिस्कस करेंगे। अब टॉपिक आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये आपके सिलेबस के तौर पे सबसे IMP आंसर है, यूनिट 1 के रिलेटेड सबसे IMP आंसर है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO, क्लियर, नॉट MBA, इट इज MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखते, पूरा क्वेश्चन ओवर करूंगा, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा। The concept of MBO was introduced by Peter Drucker in 1954. कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1954 में। इसको संशोधन करने वाले, ढूंढने वाले इंसान का नाम क्या था? पीटर ड्रकर। मगर इनकी स्टडी को बाद में और डेवलप किया गया। जॉन हम्बल थे, डगलस साहब थे, मैकग्रेगर थे, इन्होंने इनकी स्टडी को आगे बढ़ाया। बट हु इज द ओनर या तो हु इज द इंट्रोडक्टर या तो फाइंडर ऑफ एमबीओ? एमबीओ के बारे में कॉन्सेप्ट का सोचने वाले पहले व्यक्ति का नाम था पीटर ड्रकर। कौन से साल में? 1954 में। एमबीओ को MBR भी बोला जाता है, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। देखो लिखा हुआ है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट बाय रिजल्ट हैज ड्रॉन अटेंशन ऑफ एकेडमिशियन यानी हमारे जैसे एंड वेल एज प्रैक्टिशनर जो बिजनेस में एक्चुअली काम कर रहे हैं। क्यों? तो इट इज बिकॉज ऑफ 2 रीजन। किसके कारण? कितने रीजन है? एमबीओ इंपॉर्टेंट है, 2 रीजन। किस प्रकार से? तो देखते, ये लिखना फर्जी आते हैं, कंपल्सरी लिखना पड़ेगा कि एमबीओ क्यों काम का है। बिकॉज एमबीओ फोकस शार्पली ऑन द ऑब्जेक्टिव। एमबीओ का मकसद एक चीज है भाई, जो अपना ऑब्जेक्टिव उसी पे फोकस करो। अब ऑब्जेक्टिव बोले तो भाई बिजनेस में काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैनेजर का काम वही होता है, उसको जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जो काम दिया गया है, उसको अचीव करना। देखो लिखा हुआ विच मैनेजर एक्सपेक्ट टू अचीव विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। पहला फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड फोकस ऑन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? पार्टिसिपेटिव, यानी यहाँ पे सुपरवाइजर से लेके टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक सबको इन्वॉल्व करना, इसको तो बोलते हैं पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। देखो लिखा हुआ है इट इज एन अप्रोच which provide high motivation to employee that is individual who are working in the organization। समझ में आया एमबीओ क्या है? कौन से 2 कारण के लिए एमबीओ महत्व है? कौन से 2 पॉइंट पे फोकस करता है? नंबर 1 on the of the achieving of objective, हमारा मकसद अचीव होना चाहिए। एंड नंबर 2 पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। अब एमबीओ की डेफिनेशन के ऊपर जाते, डेफिनेशन को स्टडी करते। डेफिनेशन क्या बोलती है? तो अकॉर्डिंग टू चक्रवर्ती, अब डेफिनेशन है तो डेफिनेशन को आपको एज इट इज जैसा बताया है सेम टू सेम वही लिखना है, अपने मन की नहीं लिख सकते। तो चक्रवर्ती साहब क्या बताते हैं? एमबीओ इज ए रिजल्ट सेंटर्ड। रिजल्ट सेंटर का मतलब बस एक ज मकसद होना चाहिए, रिजल्ट, वी हैव टू अचीव अवर रिजल्ट। नॉन स्पेशलिस्ट, क्यों नॉन स्पेशलिस्ट? क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक थियरी नहीं है, डिपेंड करती है, चेंज होती रहती है सिचुएशन और बिजनेस के मुताबिक। ऑपरेशनल मैनेजर प्रोसेस फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, देखो सब आ गया क्या के लिए? फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल यानी माल, फिजिकल यानी मशीन एंड एवरीथिंग, एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स। हर चीज को इन्वॉल्व करो, कितना माल लाना है, कौन से मशीन वापरना है, कौन सा इक्विपमेंट वापरना है, कौन से लोगों को लेना है, कौन से लोगों से क्या काम करना है, बाय इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल विथ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि तुम्हारे वहाँ जो इंडिविजुअल है उनका कुछ ना कुछ बिजनेस के साथ ताल्लुक बना रहे और ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक बना रहे।
समझ में आया क्या है? वापिस रिपीट करता हूँ, एमबीओ इज ए रिजल्ट सेंटर्ड नॉन स्पेशलिस्ट फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, दैट इज ह्यूमन, फिजिकल एंड मटेरियल बाय इंटीग्रेटिंग, यानी मिक्स करना, इंटीग्रेट करना मतलब मिलाना, इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू एनवायरनमेंट, यानी हमको बिजनेस से जोड़ना और बिजनेस को एनवायरनमेंट से जोड़ना। क्लियर? प्रोसेस क्या है? The MBO process should help the transaction of basic concept into managerial practice. The MBO is shown in the following chart. भाई ये डायग्राम आप लोगों को आपके मटेरियल में ड्रॉ कर लेना है। ये डायग्राम मैंने ड्रॉ नहीं करके दिया हुआ है, ये अभी मैंने पीडीएफ से तैयार किया। क्लियर? तो प्लीज आप लोग ये डायग्राम को ड्रॉ कर लें। कंपल्सरी ये डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है, क्योंकि जो डायग्राम है वही तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है। मैं अजू भी स्टॉप करके बैठा हूँ, 1 मिनट तक स्टॉप रहता हूँ, आप देख रहे हो, आप लोग ड्रॉ कर लो। जगह दी हो, छोटी सी जगह थी, एडजस्ट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टॉप करके आप लोग पॉज करके डाउन लिख लेना पैम्पलेट में। क्लियर? अब एमबीओ का प्रोसेस क्या है? तो एमबीओ प्रोसेस इज एक्सप्लेन एज अंडर, बहुत इजी है, मेन पॉइंट है, याद रखना आपको, दूसरा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है? सेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, पहला पॉइंट एमबीओ का, सबसे पहला पॉइंट, सेट योर बिजनेस गोल, सेट योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, सेट योर बिजनेस एम, सेट योर बिजनेस मिशन, आपके बिजनेस का जो गोल है, हेतु है, मकसद है, वो सेट करो। डिसाइड नहीं, सेट करो। देखो देखते, at this stage the organizational purpose and objective are defined. To set the organizational purpose, following question provide guideline. तुमको अपने आप को क्या सवाल करने पड़ेंगे? तो नंबर 1, वाई डज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हमारा बिजनेस क्यों है। व्हाट बिजनेस आर वी, हम कौन से बिजनेस में है। एंड व्हाट शुड बी आवर बिजनेस, और हमारा बिजनेस, हमारा काम क्या होना चाहिए। ये 3 सवाल करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कौन से रखने। कौन से पढ़ा? वाई डस, हम क्यों है, हम कौन से बिजनेस में, और हमको कौन से बिजनेस में कहाँ पे होना चाहिए। When the above question interact with environment, it provide long run objective. जैसे whether to achieve the growth in same line of business or diversify, यानी 3 सवाल से आपको ऑटोमेटिकली नीचे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या हमको जो प्रोडक्ट चला रहे हैं वो प्रोडक्ट को ही चलाना है, या तो हमको कोई डाइवर्सिफाई करना है, कोई नई प्रोडक्ट चालू करनी है, नए बिजनेस में जाना है, नवा बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, चेंज करना है। व्हाट शुड बी द ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, तुम खुद कितना बनाते हो, कितना बनाना चाहिए, कितना माल व्यापार के तौर पे ट्रेड करते हो, और कितना होना चाहिए। एंड व्हाट शुड बी द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, वर्टिकल का मतलब इंटीग्रेशन तुम्हारी कैसी है। ये तुम्हारा पहला टॉपिक हुआ, सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम कहाँ पे हो, और तुमको कहाँ होना चाहिए। क्लियर? सेकंड वन इज KRA, K फॉर नॉलेज, R फॉर रैबिट, A फॉर एप्पल, KRA, की रिजल्ट एरिया। यानी जैसे ही तुमने तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया का मतलब क्या, तुमको कौन से एरिया में कैसे काम करना है। बिकॉज बिजनेस के अंदर बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं, शब्दों पे ध्यान देना, मैंने स्टेक बोला, नॉट शेयर, स्टेक होल्डर।
स्टेक होल्डर की डेफिनेशन क्या होती है? तो जो लोग आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो तुमको ये चीज से तुमको तुम्हारा की रिजल्ट एरिया, तुमको रिजल्ट एरिया ऐसा नक्की करना है जिससे तुम सबकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सको। जैसे देखते हैं, key result area indicate the priority, indicate the priority, indicate the priority for organizational performance, and also indicate top management perspective, and also indicate top management perspective। ध्यान दो, 2 पॉइंट में बहुत कुछ बोल दिया। तो की आर ए क्या बोलता है? इंडिकेट द प्रायोरिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। हमको किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि बिजनेस में तो बहुत की रिजल्ट एरिया नीचे बताता हूँ मैं। एक मकसद नहीं होता बिजनेस करने का। के आर ए आर डिवाइड फ्रॉम एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर। ये तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया ना, शुरुआत में पढ़ाते पढ़ाते। शेयर होल्डर नहीं है, स्पेलिंग बराबर है स्टेक होल्डर। KRA are the long term, but they may change as per the need and opportunity। वही चीज़ एक बार तुमने नक्की कर लिया तो तुरंत चेंज नहीं होगा। हाँ, मगर ज़रूरत पैदा होती है, सिचुएशन पैदा होती है, तो आप उसमें चेंजेस लाओगे। देखो, सम अचीवमेंट कैसे, जैसे KRA आपका प्रॉफिट करना हो सकता है, मार्केट में कोई स्टैंड या पोजीशन करना हो सकता है, इनोवेशन कुछ नया, उत्पादक ज़्यादा करना, लोगों की जिम्मेदारी को पूरा करना, वर्कर का परफॉर्मेंस में सुधार करना, मैनेजर के अंदर सुधार करना। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, फिजिकल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो की आर ए के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो आपको सही की आर ए को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। क्लियर? पहला क्या था? सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और पर्पस। तुम्हारा बिजनेस क्यों है, तुम कौन से बिजनेस में हो, और तुम्हारा बिजनेस क्या होना चाहिए। क्या तुमको सेम लाइन में बिजनेस करना है कि चेंज करना है? क्लियर? उसके बाद आया की आर ए। की आर ए में दो चीज़ बोला, कमिटमेंट टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप लेवल, ताकि तुम तुम्हारे बिजनेस के स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट को, ज़रूरतों को पूरा कर सको। की आर ए कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट, मार्केट स्टैंडिंग, अर्निंग पर से, प्रॉफिटेबिलिटी, कंज्यूमर परफॉर्मेंस, वर्कर परफॉर्मेंस, मैनेजर परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, सेल्स रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लियर? थर्ड पॉइंट आता है सेटिंग द सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव। ये तो देखो पहले ऑर्गेनाइजेशन का नक्की हो गया, अब आता है सबऑर्डिनेट। मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई एमबीओ वो प्रोसेस है जहाँ पे सबको इन्वॉल्व किया जाता है। पढ़ा था ना दो चीज, इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन, ऊपर पढ़ा है, इंट्रोडक्शन में ही है, देख लेना। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर अचीव थ्रू इंडिविजुअल। सीधी बात है, इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे सभी ह्यूमन आ गए, चाहे वो टॉप लेवल का हो, चाहे वो मिडिल लेवल का हो, चाहे लोअर लेवल का हो। सो ईच इंडिविजुअल मैनेजर मस्ट नो इन एडवांस व्हाट ही इज एक्सपेक्टेड टू अचीव। यानी पहले से तुमको पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। देखो लिखा हुआ है, इनिशियली, शुरुआत में, इनिशियली द सुपीरियर, इनिशियली द सुपीरियर पर्पस द रिकमेंडेशन ऑफ इज सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव। यानी सबसे पहले तो जो अपना हेड होगा, अपना सुपीरियर होगा, वो नक्की करेगा कि हमारे सबऑर्डिनेट के ऑब्जेक्टिव ये होने चाहिए, वो अपना रिकमेंडेशन का। उसके बदले में मैंने बताया कि भाई अभी प्रॉब्लम चल रही है कोरोना जैसी, अपने गवर्नमेंट के विरुद्ध नहीं जा सकते, तो अपना ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया। अब इसके बदले में क्या हुआ, इन टर्न सबऑर्डिनेट गिव स्टेटमेंट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू हिज परसेप्शन। then after then after the final objective of subordinate are set by objective of subordinate are set by mutual negotiation between superior and सबॉर्डिनेट। यानी पहले अपने सुपीरियर ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया कि मेरे सबॉर्डिनेट हाथ के नीचे वालों का ये होना चाहिए,
बदले में सबऑर्डिनेट ने भी अपना ऑब्जेक्टिव बता दिया, हमको ये चाहिए, हमको ये होना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए, फॉलोइंग। उसके बाद दोनों दो का हो जाने के बाद फाइनल ऑब्जेक्टिव वर्करों का, लोअर लेवल वालों का, सबऑर्डिनेट का, या तो हाथ के नीचे काम करने वालों का नक्की किया जाता बाय म्यूचुअल नेगोशिएशन, बातचीत करके बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, मैचिंग रिसोर्सेज विथ ऑब्जेक्टिव। मैचिंग resources with objective. To achieve the objective, proper application of resources necessary. सीधी बात अपने ऐसा पड़ता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, स्केर है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना, स्केर रिसोर्सेज। तो वही बताया कि कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव तभी होगा जब तुम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करोगे। सो देयर मस्ट बी मैचिंग बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव और तुम्हारे रिसोर्स दोनों मैच होना जरूरी है। बाय मैचिंग द ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज, सुपीरियर मैनेजर कैन क्लियरली सी द नीड एंड इकोनॉमी ऑफ एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। आसानी से पता चल जाएगा। उसके बाद आता है अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब क्या होता है? देखना कि तुमने जो सबऑर्डिनेट को काम दिया था उन्होंने किया है कि नहीं। अगर कंप्लीट किया है तो उनको आगे बढ़ाओ, अप्रेस करो, सहानुभूति दो। अगर नहीं करा तो सोचो कि प्रॉब्लम क्या हो गई कि सबऑर्डिनेट अपना काम अचीव नहीं कर पाए। क्लियर? देखो लिखा हुआ है, appraiser try to measure whether the subordinate is achieving its objective or not. If not, what are the problem and how this problem can be solved. So appraisal ensure that everything is going as per plan and organization is able to achieve its objective. तो यही देखा जाएगा कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है, ताकि अगर प्लान के मुताबिक चलेगा तो ही आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाएगा। उसके बाद आता है रिसाइकलिंग। तो एमबीओ प्रोसेस का ये स्टेप लास्ट है। देखो लिखा हुआ है, द अप्रेजल इज द लास्ट स्टेप ऑफ एमबीओ प्रोसेस, बट द रिजल्ट ऑफ अप्रेजल इज यूज एज ए इनपुट। रिजल्ट ऑफ अप्रेजल इज यूज एज ए इनपुट फॉर रिसाइकलिंग। यानी क्या कि अगर तुम्हारा काम पॉजिटिव है तो तुम ये चीज को ऐसे ही कंटिन्यू करोगे। अगर तुम्हारा अप्रेजल नेगेटिव है तो तुम कुछ ना कुछ चेंजेस लाओगे, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाओगे, उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आगे बढ़ोगे। देखो लिखा हुआ है, इफ द रिजल्ट ऑफ अप्रेजल इज पॉजिटिव देयर इज नो नीड टू चेंज द ऑब्जेक्टिव, बट इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव देयर मे बी नीड टू चेंज द ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीटली एमबीओ प्रोसेस कवर हो गया। अब आते हैं एमबीओ प्रोसेस के एडवांटेज क्या है, लक्षण क्या है, सॉरी फायदा क्या है, खूबियाँ क्या है, एडवांटेज क्या है। अगर एग्जामिनेशन में 15 मार्क का आता है, खाली पूछा एमबीओ प्रोसेस, तो इंट्रोडक्शन और एमबीओ प्रोसेस लिखो। मगर खाली एक्सप्लेन एमबीओ तो प्रोसेस, एडवांटेज, लिमिटेशन लिखना जरूरी है। वो डिपेंड करता है आंसर पे, आंसर छोटा कर दो एडवांटेज में। देखो नंबर 1, एडवांटेज नंबर 1, बेटर मैनेजमेंट। कैसे बेटर मैनेजमेंट? तो नीचे आता है, MBO help in better management of organization, resource and activity. This is due to 5 reasons. Number 1, clarity of objective. Clarity का मतलब क्या? पहले से ही नक्की है कौन क्या करेगा। देखो लिखा हुआ है, objective are defined, the people do better because they know what actually they have to do. यानी पहले से लोगों को मालूम है उसको क्या काम करना है। नंबर 2, रोल क्लैरिटी। इसका मतलब सबको अपना अपना कार्य सौंप दिया गया कि किसका रोल क्या होगा। In MBO, roles including authority and responsibility are clearly divided for all managers. जैसा ऐसा आएगा, this improve their performance. Periodical review ये भी अब तुमने पढ़ा appraisal के टाइम पे। It give feedback about one action, so it help to improve. So it help to improve the performance. Is also provide opportunity for planning course of एक्शन। अगर आप रिव्यू लेते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई आपका क्या काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट है, और प्लानिंग फ्यूचर में हमको कैसे चेंजेस। पार्टिसिपेशन हो तो ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।
कि एमबीओ एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट इन ऑब्जेक्टिव। देखो एक चीज आती है, इससे क्या होगा कि अगर एम्प्लॉय को तुम काम करने में पार्टिसिपेट करोगे तो लोग कमिटेड हो जाएंगे, नहीं हमको पूछ के काम किया जा रहा है, तो लोग एकदम हार्डली काम करें। क्लियर? तो पहला पॉइंट अवर हुआ एडवांटेज। दूसरा ये तो इंडिविजुअल लेवल को हुआ, अब आता है क्लैरिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन। सेकंड पॉइंट पढ़ा था ना, की आ रहे in MBO there are key result area we specify the focus of organization। यानी की आर में पता चल जाएगा कि तुम प्रॉफिट का मकसद कर रहे हो, मार्केट स्टैंडिंग कर रहे हो, अर्निंग पर से रहे हो, वर्करों का परफॉर्मेंस के ऊपर तुम्हारा ध्यान है, कॉम्पिटिटर को हाइड करना है, कंपटीशन को दूर करना है, क्या मकसद है। तो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी क्लियर हो जाता है। दिस इज क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, department and for every subordinate. This is clear, देखो आ गया clear delegation of authority and responsibility। clear? तीसरा आता है पर्सोनल सेटिस्फेक्शन। इसमें भी दो पॉइंट है। एमबीओ प्रोवाइड ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब क्या है, एफआई बीकॉम पढ़ा है, एम्प्लॉई वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू टू फिनोमिना। नंबर वन, पार्टिसिपेशन इन ऑब्जेक्टिव सेटिंग। कॉमन है, एक चीज घुमा रहे हैं, देखो खाली पॉइंट अलग है, तुमको खाली दिमाग लगा के खेल करना है। When individual participate in objective, they derive satisfaction because they feel that they are important। सीधी बात है, मैंने तुमको इन्वॉल्व करा तो तुमको लगेगा सर हमको पूछ के कर रहे, तुम्हारा पार्टिसिपेशन, तुम्हारा मॉरल लॉयल्टी बूस्ट हो जाएगा। रेशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल, सीधा जे इट मींस परफॉर्मेंस इज मेजर इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल। सीधा अपना ना अप्रेजल करो, अगर वो काम करता है तो उसको सहानुभूति, तो गलत करता है तो तुम सोचो तुमने कहाँ पे गलती कर दी। क्लियर? चौथा नहीं लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेशन क्या है, तो पिल्लाज पॉइंट है, सबसे बड़ा लिमिटेशन है टाइम एंड कॉस्ट। पैसा ज़्यादा लगेगा, खर्चा ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा इस्तेमाल होगा। The process of MBA require large amount of most valuable item like कौन से लोग valuable, टॉप मैनेजर, वो होता नहीं। Moreover in MBO large number of forms are designed and put in practice। This paperwork create problem of communication। ये भी हो सकता है ना कि हर चीज का गोल अलग अलग होगा, सबका अलग अलग रिटर्न होगा, इतना पेपर वर्क करना, इतना कम्युनिकेशन करना भी तुम्हारे लिए टाइमली अगड़ा पड़ेगा। उसके बाद आता है फेलियर टू टीच एमबीओ पॉलिसी। बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। फॉर द सक्सेस ऑफ एमबीओ द फिलोसॉफी ऑफ एमबीओ मस्ट बी प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय मैनेजर। मैनेजर को पता होना चाहिए काम कैसे लेना है, कैसे करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव सेट करना है, लिखा हुआ है, एंड प्रॉपरली एक्सप्लेन टू द सबऑर्डिनेट। बट मेनी मैनेजर आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द पर्पस प्रोसेस, सो दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू दिस सबऑर्डिनेट। एक लिमिटेशन है, अगर मैनेजर ने सही तरीके से समझा नहीं एमबीओ क्या है, कैसे काम करना है, कैसे टास्क ढूंढना है, कैसे टास्क असाइन करना है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन ऑब्जेक्टिव सेटिंग, तो ऑब्जेक्टिव पिल्ला पॉइंट था। अब तुमने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बराबर सेट नहीं करा है, आगे क्या काम करोगे। देखो एमबीओ रिक्वायर वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव टू मेजर द परफॉर्मेंस, but it is very difficult to set verifiable objective at least in some area। For example, देख लो गुडविल, गुडविल कैसे नक्की होती है अपने को नहीं मालूम, फिर भी कैलकुलेट करते हैं ना। उसके बाद एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म, बहुत बड़ी चीज है, ऊपर अच पढ़ाया। एक बार प्लान नक्की हो गया एमबीओ का, इजीली चेंज नहीं होगा, लंबे समय तक चलाना पड़ेगा। क्लियर? हाँ बहुत इमरजेंसी है तो चेंज करना, मगर गली गली तुम चेंज कैसे कर सकते हो। एक लिमिटेशन बनता है कि एमबीओ इज सक्सेसफुल इन शॉर्ट टर्म प्लान, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। क्लियर? उसके बाद आता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्यों इनफ्लेक्सिबिलिटी, मैंने ऊपर बताया, अलग अलग बिजनेस, अलग अलग प्लान, अलग अलग तरीका, एमबीओ फ्लेक्सिबल नहीं। एमबीओ क्रिएट इनफ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। When there are changes in the environment, it is necessary to change the objective। सीधी बात है, बाहर चेंज हुआ तो चेंज आना पड़ेगा। बट when the objective are decided for definite period, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक बार तुमने नक्की कर लिया, दोबारा तुम चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम
when the objective are decided for definite period, manager are not ready to change the objective even if it is required. मैनेजर चाहेगा तो भी वो ऑब्जेक्टिव को चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चाहे तो भी ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बार तुम्हारा ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो चुका है। समझ में आया? गॉट इट बेटा? यहाँ पर अपना लेक्चर कवर होता है, एनबीओ का प्रोसेस कवर होता है। ये पीओएम का टॉपिक है, याद रखना। पीओएम वापिस पहले भी दोपहर में मैंने सुबह में लेक्चर में बता दिया, इसे दे जाओ, टेम्पलेट ले जाओ।